जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम अपने प्रीवियस टॉपिक यानी बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट पे चलते हैं, जहां हम बात कर रहे थे यूनिट फर्स्ट की। लगभग मटेरियल कंप्लीट हो चुका था अपना। उसमें से एक टॉपिक आज उठाते हैं, फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट, पंच जगत परिकल्पना। जो क्लासिफिकेशन के टॉपिक थे उसी से रिलेटेड हम टॉपिक उठाते हैं, फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट। पर्टिकुलरली एक ही वर्ड दिया गया, पूरे क्लासिफिकेशन को हमें नहीं पढ़ना है, केवल फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। जहां से क्वेश्चंस आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, तो हमारे पास में टॉपिक लिखा हुआ है फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट, पंच जगत परिकल्पना। तो देखो बेटा, मैं यहां पे कुछ बेसिक बातें अगर आपको बताऊं तो फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन था, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण जो था, वो मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन जो सबसे पहले किया था वो एरिस्टोल ने किया था। किसने किया था? एरिस्टोल ने किया था या अरस्तु ने किया था। लेकिन अब हम बात ये भी कर सकते हैं कि अरस्तु ने वर्गीकरण किस प्रकार से किया था। तो बेटा हम बात करेंगे यहाँ पे प्लांट्स की, हम यहां बात करेंगे बेटा जंतुओं की। दोनों का इन्होंने क्या किया था? वर्गीकरण किया था। केवल ये कहा था कि पादप होते हैं और एक क्या होते हैं? जंतु होते हैं। तो इन्होंने क्या किया? पादप को तीन भागों में बांटा और जंतुओं को बेटा दो भागों में। पादप की जो तीन भाग थे वो एक तो था शाक में, एक था झाड़ी में और एक था वृक्ष में। वैसे हम बात करें जंतुओं की, तो जंतुओं को उन्होंने बांटा था आरबीसी की उपस्थिति के आधार पे और बेटा आरबीसी की अनुपस्थिति के आधार पे। उन्होंने कहा कि जिसमें आरबीसी उपस्थित है वो तो रहेगा कोर्डेटा, और जिसमें आरबीसी की अनुपस्थित है वो रहेगा नॉन कोर्डेटा। ये सिंपल सी बात किसने बताई थी? अरस्तु ने। लेकिन यहां पर बातें नहीं हुई थी। उसके बाद क्लासिफिकेशन फिर से किया गया और उसके बाद में दूसरे नंबर पे जो क्लासिफिकेशन हुआ था बेटा, वो किया था कैरोलस लीनियस ने, जिसको हम पढ़ते हैं। किसने किया? कैरोलस लीनियस ने। या इसको देखो नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं अपन। फिर वर्गीकरण किसने किया? कैरोलस लीनियस ने, जिसे हम पढ़ते हैं कैरोलस लीनियस ने। उसके बाद में बेटा वर्गीकरण किया हैकल ने। उसके बाद बेटा वर्गीकरण किया कोपलैंड ने। और आज जो हम वर्गीकरण पढ़ते हैं प्रेजेंट के अंदर किताबों में, वो किया था R.H. विटेकर ने। किसने किया बेटा? R.H. विटेकर ने। तो इस प्रकार से कुछ क्लासिफिकेशन का डिवाइडेशन हुआ था। या हम बात करें कि कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण किस पर बात की थी, तो यहां पे हमारे पास दो ही नाम याद रहेंगे। एक तो प्लांटी पे बात की थी और एक इन्होंने बात की थी एनिमिलिया पे, यानी पादपों पर बात की थी। और एक बेटा किस पर बात की थी इन्होंने? जंतुओं पे। वही हैकल की बात करें तो हैकल ने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए एक और चीज शामिल की, प्रोटिस्टा। तो हमारे पास में अब जगत हो गए थ्री। अब कितने जगत हो गए थे? थ्री। और जब कैरोलस लीनियस बता रहे थे तब केवल कितने जगत थे अपने पास में? दो जगत, टू किंगडम थे। और जैसे ही हैकल आए, प्रोटिस्टा को शामिल किया, तो इन्होंने ट्राई किंगडम बता दिया। कितना बताया? ट्राई किंगडम। कोपलैंड ने क्या किया? कोपलैंड ने फिर एक और को शामिल किया और क्या बताया? मोनेरा। और मोनेरा के अंतर्गत क्या बताया गया? चतुर्जगत। क्या बताया गया बेटा? चतुर्जगत बताया गया। उसके बाद में अंतिम प्रोसेस में R.H. विटेकर ने फंजाई को भी अलग कर दिया और कितने जगत बना दिए? पंच जगत। और आज हम जो बात करेंगे बेटा, वो इसी पंच जगत की बात करेंगे। तो देखो मैं किस प्रकार, एक चीज याद रखना, वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक ये है, किस किस को शामिल किया गया ये है, और वर्गीकरण के लिए कौन कौन से जगत दिए गए वो ये है। अब देखो, अब अपने पास में मेनली जो टॉपिक रहेगा वो आज रहेगा पंच जगत पे बात करेंगे कि पंच जगत के बारे में किसने बताया था।
अब देखो पंच जगत 5 किंगडम पे हम रिलेशन बात करेंगे कि 5 किंगडम बताने वाला कौन था। तो एक चीज तो साफ हो चुकी है कि 5 किंगडम किसके द्वारा बताया गया, R.H. विटेकर। किसके द्वारा बताया गया, R.H. विटेकर द्वारा। कब बताया गया बेटा, तो याद रखना 1969 में बताया। किसमें बताया, 1969 में। R.H. विटेकर से पहले कितने जगत दे दिए गए थे, 4 जगत। कितने जगत दे दिए गए थे, 4 जगत दे दिए गए थे। R.H. विटेकर ने किसको शामिल किया था, तो हम क्या लिखेंगे, फंजाई को शामिल किया। R.H. विटेकर ने किसको शामिल किया बेटा, फंजाई को शामिल किया, कवकों को शामिल किया। किसको शामिल किया, कवकों को शामिल किया। अब अगर हम बात करें पर्टिकुलरली रूप से कि R.H. विटेकर के अकॉर्डिंग 5 जगत कौन से होंगे, 5 किंगडम कौन से होंगे, तो R.H. विटेकर के अकॉर्डिंग बेटा 5 जगत जो रहेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं मोनेरा की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बेटा, मोनेरा की बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बेटा हम बात करेंगे प्रोटिस्टा की। थर्ड नंबर पे बेटा हम बात कर रहे हैं यहां पे फंजाई की। फोर्थ नंबर पे मैं बेटा बात करूंगा प्लांटी की। और फिफ्थ नंबर पे हम बात करेंगे एनीमिलिया की। देखो बेटा मैं सिंपल और स्वीट तरीके से, यानी बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट में बताऊं तो हम मोनेरा में क्या पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा में क्या पढ़ेंगे, फंजाई में क्या पढ़ेंगे, प्लांटी में क्या पढ़ेंगे और एनीमिलिया में क्या पढ़ेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, मोनेरा के अंदर हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया। मोनेरा में हम किसको पढ़ेंगे, बैक्टीरिया को। जितने भी जीवाणु है वो सारे के सारे किसमें रखे हुए हैं, मोनेरा में। जितने भी बैक्टीरियाज है वो किसमें पड़े हुए हैं, मोनेरा में। अच्छा प्रोटिस्टा में किसको शामिल किया बेटा, तो प्रोटिस्टा में शामिल किया यूनिसेलुलर को। जितने भी एक कोशिकीय जीव है वो सारे किसमें है, प्रोटिस्टा में। फंजाई में इन्होंने किसको शामिल किया, फंजाई को यानी कवकों को शामिल किया। जितने भी कवक हैं वो सारे किसमें डाल दिए, फंजाई में। प्लांटी में क्या डाला, जितने भी पादप हैं, जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे किसमें है, प्लांटी में है। एनिमिलिया में अब बच गया क्या अपने पास में, जंतु बच गए। तो जितने भी एनिमल्स हैं अपने पास में, चाहे वो कोर्डेट हो या नॉन कोर्डेट हो, सबको किसमें डाल दिया, जगत किसमें डाल दिया, जगत एनीमिलिया। ये R.H. विटेकर की बातें थी। अब इनका डिवाइडेशन कैसे हुआ, इनको कैसे बांटा, इन सब की हम बात करते हैं। तो बेटा अपन सबसे पहले यहां पे मोनेरा, सबसे पहले हम क्या उठा रहे हैं, मोनेरा। अब मोनेरा में एक बात आपके सामने आ चुकी है कि मोनेरा में सारे के सारे कौन है, बैक्टीरिया। कौन है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को लिख दो ना सबसे पहले, तो हम क्या लिखेंगे, बैक्टीरिया शामिल किए गए, बैक्टीरिया शामिल किए गए। ये लो बेटा सिंपल बात है, देखो घुमाकर लिखना ही नहीं है, सिंपल सिंपल चीजें लिखूंगा मैं, बैक्टीरिया शामिल किए गए। दूसरी बात ये जो बैक्टीरिया है ना, इनमें क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल उपस्थित है, कोशिका भित्ति उपस्थित है। अब ये जो कोशिका भित्ति है ना बेटा, ये किससे मिलकर बनी है, तो हम यहां लिखेंगे पेप्टिडोग्लाइकेन से। किससे मिलकर बनी है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी है। और इसे मैं क्या कहूंगा बेटा, म्यूरिन कह सकता हूं। क्या कहूंगा, म्यूरिन कहूंगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि बैक्टीरिया में सेल्यूलोज है क्या, तो सेल्यूलोज तो किसमें है, केवल प्लांट्स में। यहां तो नहीं है ना, तो हम लिखेंगे यहां पे ऑब्लिक करके सेल्यूलोज अनुपस्थित होता है, कि यहां जो सेल वॉल बनी होगी पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होगी, ना कि सेल्यूलोज से मिलकर बनी होगी। क्लियर बात है। दूसरी सिंपल बात करें, बैक्टीरिया सरल होते हैं,
बैक्टीरिया क्या होते हैं बेटा, सरल होते हैं, लेकिन व्यवहार क्या होता है इसका, व्यवहार जटिल होता है। व्यवहार क्या होता है, जटिल होता है, टू फेस का होता है। इंसान दो फेस का होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। अगर कोई गुस्से वाला इंसान है तो आपको क्या लगेगा, ये गुस्से वाला है, तो जैसा है वैसा दिख रहा है वो आपको। लेकिन अगर कोई इंसान मीठा बोलने वाला है और आपको बड़ा प्यार से मीठा तरीके से बोल रहा है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है ये थोड़ी पता है, तो मीठी चीजें कई बार बहुत ज्यादा नुकसानदायक भी होती है। तो बैक्टीरिया का वैसा ही है, बिल्कुल सिंपल सा दिखाई देगा, लेकिन इसका व्यवहार बहुत जटिल होता है। अगर बॉडी में प्रवेश कर गया ना तो रोगों की झड़ी लगा देगा। क्या लगा देगा, रोगों की झड़ी लगा देगा। उसी प्रकार बैक्टीरिया में अगर जनन की बात करें, बैक्टीरिया में अगर जनन की बात करें तो जनन यहां पे कायिक भी होगा, यानी वेजिटेटिव जनन भी होगा। दूसरा हम बात करें यहां पे लैंगिक जनन भी होगा, और तीसरा हम यहां बात करें अलैंगिक जनन भी होगा। ठीक है बेटा। अगर मैं यहां पर्टिकुलरली और बात करूं बैक्टीरिया के लिए इंपोर्टेंट सी, कि बैक्टीरिया पे 3 लेयर पाई जाती है। कितनी लेयर पाई जाती है, 3 लेयर पाई जाती है। बाहर की ओर एक चिकना आवरण पाया जाता है जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स का आवरण कहते हैं। कौन सा आवरण, ग्लाइकोकैलिक्स का आवरण कहते हैं। दूसरा होता है सेल वॉल का आवरण, यानी कोशिका भित्ति का आवरण, और थर्ड होता है सेल मेम्ब्रेन का। सिंपल सी बात है, आपको ये लाइनें लिख के आनी है, आपका नंबर कोई नहीं काटेगा। ये तो बात हो गई मोनेरा की। अगर मैं यहां पे दूसरा इंक्लूड करूं प्रोटिस्टा को, दूसरा किसको इंक्लूड करूं बेटा, प्रोटिस्टा को, तो मैंने पहले ही बता दिया कि प्रोटिस्टा में कौन आएगा, यूनिसेलुलर। कौन से जंतु है, यूनिसेलुलर जंतु आते हैं। ये लो भाई, लिख दी हमने पहली बात। अब ये जो यूनिसेलुलर भी है ना, ये कौन सी कोशिका वाले होंगे, यूकैरियोट्स कोशिका के। यूकैरियोटिक जंतु शामिल होते हैं। ये लो बेटा, प्रोटिस्टा में कौन आएगा, यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा में कौन आएगा, यूकैरियोटिक जंतु। अब अगर देखो यूकैरियोटिक जंतु है और गलती से यहां पे क्या प्रेजेंट है, कसाब प्रेजेंट है, या कौन प्रेजेंट है, पक्षिमाभ प्रेजेंट है, तो बेटा याद रखना इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगी वो 9+2 होती है। कैसी होती है, 9+2 होती है। इसके अलावा मैं अगर इस प्रोटिस्टा की बात करूं तो इसको मैं डिवाइडेशन कर सकता हूं अलग अलग रूपों में, यानी कि इसके भी मैं कितने रूप बनाऊं, 5। पहला देखो क्राइसोफाइटा, क्या लिख सकता हूं, क्राइसोफाइटा। दूसरा मैं लिखूं डायनोफ्लेजिएटा। इसके अलावा तीसरा लिखूं मैं औपंग कवक या औपंग परत। फिर मैं लिखूं यहां पे युगलिनोइड। क्या लिखूं मैं, युगलिनोइड। और लास्ट में फाइनल क्या लिखूं, प्रोटोजोआ। और हम प्रोटोजोआ पढ़ चुके हैं। प्रोटोजोआ में हमने पैरामीशियम पढ़ा, वहां पक्षमाभ पढ़े, पक्षमाभ में 9+2 व्यवस्था पढ़ी नहीं पढ़ी, लोकोमोटरी ऑर्गन्स के रूप में, समझ रहे हो। तो ये प्रोटिस्टा की लाइनें हो गई। ज्यादा डीप नहीं चलेंगे, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से चलेंगे। तीसरा बेटा मैंने क्या बताया आपको, तीसरा मैंने बताया फंजाई। ये लो, फंजाई में सारे के सारे क्या है, कवक। इनमें किसको शामिल किया गया है, कवकों को। किसको शामिल किया गया है, कवकों को शामिल किया गया है। और बेटा
जो कवक है ना, ये जो कवक है ना, ये गैर पादप है। दिखते पादपों की तरह है लेकिन है गैर। पादपों से ही निकलकर कौन आया है? फंजाई आया है, लेकिन गैर है, इसीलिए कह रहे सोतेले है ये। कैसे है? सोतेले। समझ रहे हो? दूसरी बात, फंजाई में भी क्या प्रेजेंट है? वॉल प्रेजेंट है। अब ये सेल वॉल किससे बनी है बेटा? काइटिन से। किससे बनी है? काइटिन से बनी है। ये लो, लिख दिया। हम ये भी लिख सकते हैं कि यहां पे जो जनन होगा, यहां पे जनन जो होगा वो 3 प्रकार का होगा। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला क्या? वही कायिक जनन, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फिर दूसरा हो जाएगा अलैंगिक जनन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और थर्ड हो जाएगा लैंगिक जनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीनों के तीनों यहां पर पाए जाते। समझे बात को? इसके बाद में चौथे पे हम ऐड करें प्लांटी को। देखो, अब देखो ये जो प्लांटी है, प्लांटी में क्या शामिल किया गया बेटा? पादपों को। किसको शामिल किया गया है? पादपों को शामिल किया गया है। जितने भी पादप हैं सारे के सारे किसमें है? प्लांटी में। अब ध्यान से सुनो, ये प्लांटी के अंतर्गत जितने भी पादप है इनको बांटा किसने सबसे पहले? तो बेटा इसमें सबसे पहले नाम आता है कैरोलस लीनियस का। किसने बांटा? कैरोलस लीनियस ने बांटा। लेकिन कैरोलस लीनियस के साथ में थियोफ्रेस्टस भी थे। कैरोलस लीनियस के साथ में कौन थे? थियोफ्रेस्टस भी थे। लेकिन इन्होंने कायिक परिवर्तनों पे बांटा था। कौन से परिवर्तन पे बंटवारा किया था बेटा? कायिक परिवर्तन पर बंटवारा। लेकिन कायिक परिवर्तन बेटा कैसे होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं, चेंजेबल होते हैं, अर्थात बदलते रहते हैं। और बदलने की वजह से ही इन सब लक्षणों को क्या कर दिया गया? अमान्य कर दिया गया। यानी थियोफ्रेस्टस जो बॉटनी के फादर हैं, फादर ऑफ बॉटनी है, उनकी बातों को भी नकार दिया गया। और फिर आए अपने पास में बेटा बेंथम व हुकर द्वारा प्लांट्स को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा बेटा? 5 में। सिंपल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5। अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा में हम बात करें तो क्या क्या था? तो समझो ध्यान से इसको। पहले में था थैलोफाइटा। क्या था? थैलोफाइटा। दूसरे में क्या था बेटा? ब्रायोफाइटा। तीसरे में क्या था? टेरिडोफाइटा। चौथे में क्या था? तो चौथे में अपने पास में था जिम्नोस्पर्म, अनावर्त बीजी पादप। और 5वें में क्या था? एंजियोस्पर्म पादप, यानी कि आवर्त बीजी पादप थे। ये प्लांटी की कहानी थी। अंतिम बात करते हैं बेटा, अंतिम बात करते हैं एनीमिलिया। अब एनीमिलिया में मैंने पहले बता दिया क्या है? जंतु। किसको शामिल किया गया? जंतुओं को शामिल किया गया। तो जितने भी जंतु है वो सारे के सारे किसमें है बेटा? सारे के सारे किसमें है? एनीमिलिया में। अब एनीमिलिया में सिंपल सी 2 बातें थी कि एनीमिलिया जंतु जगत, यानी एनीमिलिया जो है ये 2 भागों में बटा है। एक नॉन कोडेड, या हम बात करें एक कोडेड जंतु, और एक नॉन कोडेड। एक कोडेड, एक नॉन कोडेड। तीनों में फर्क क्या है? तीनों में दोनों में फर्क क्या है? तो 3 बातों को याद रखो। अगर कशेरुक दंड है,
अगर कशेरुक दंड है तो कोडेट, अगर पृष्ठ तंत्रिका रज्जु नोटोकोड है तो भी क्या है, कोडेट। अगर ग्रसनी में क्लोम दरारें हैं, ग्रसनी में क्लोम दरारें हैं तो भी क्या है, कोडेट। अगर ये तीनों उपस्थित हैं तो कौन सा होगा, कोडेट। अगर ये तीनों एज इट इज अगर इधर लिखूं और मैं क्या लिखूं, अनुपस्थित, कौन सा होगा, नॉन कोडेट। बाकी सिंपल बात है, बाकी सिंपल बातें हैं। और अगर बंटवारे में देखें तो एनीमिलिया में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, तो ये क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता तो ये कैसे होता है बेटा, विषमपोषी। क्लोरोप्लास्ट क्या है, अनुपस्थित। अब ये अनुपस्थित है तो हम क्या बन गए बेटा, विषमपोषी, क्योंकि हम खुद का भोजन खुद थोड़ी बना रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहां से थोड़ा सा अंदर की ओर चलूं, जैसे प्लांटी में आ गए, अब प्लांटी के अंदर देखो, प्लांटी में मैं क्या लगा दूं बेटा, क्लोरोप्लास्ट, ये लो। अब मैं लिख दूं यहाँ पे उपस्थित, तो ये क्या बन जाएगा, स्वपोषी। ये क्या बन जाएगा, स्वपोषी बन जाएगा। अगर मैं इसी को देखो, इसी क्लोरोप्लास्ट को फंजाई में ऐड करूं तो यहां पर भी क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, अनुपस्थित। अब ये अनुपस्थित है तो ये भी क्या बन जाएगा, विषमपोषी। ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए लास्ट में लेके चल रहे हैं। अगर यहां से छोड़ो, इधर आ जाओ, प्रोटिस्टा में भी क्लोरोप्लास्ट क्या है, अनुपस्थित। क्या है, अनुपस्थित। तो ये भी क्या है अपने पास में, विषमपोषी। लेकिन यहां अगर हम युग्लिना की बात करें तो युग्लिना में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। अगर हम एक और की बात करें, जो पहला बैक्टीरिया था, तो यहां पर कुछ में क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। तो मैं कुछ में लिख रहा हूं, कुछ में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित। अब क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है तो ये फिर क्या बन जाएगा, स्वपोषी। ये लो, ऑटोट्रोपिक। तो इस प्रकार से हम इनका क्या कर सकते हैं, पंच जगत परिकल्पना के आधार पे इनकी बातें कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इन सबकी क्या कर सकते हैं बेटा, बातें कर सकते हैं, बंटवारे की बातें कर सकते हैं। और पंच जगत संकल्पना इतनी सी पूछेगा आपसे, ये 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके पास में, अगर आता है तो 15 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करो, अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, जहां इस यूनिट की कंप्लीटेशन की बात करेंगे अपन। तब तक के लिए मौज करते रहो, मस्त रहो और मुस्कुराते रहो जीवन के अंदर।